हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी और आज का जो टॉपिक है हमारा वो एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इसलिए जीएस पेपर 3 में रहेगा और ये हमारे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन रहेंगे जिन पर हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि खबरों में क्यों है, उसके बाद प्रस्तावित हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, भारत में ऊर्जा संसाधन और एनर्जी मिक्स क्या है, इन सब बातों पर चर्चा करते हुए आखिर में हम प्रश्न सेशन पर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। दरअसल बताया जा रहा है कि आगामी 15 तारीख को यानी 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ का दौरा करेंगे और इस दौरान वो एक नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास भी करेंगे। और माना जा रहा है कि जो ये ऊर्जा पार्क है, नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है, ये अपनी तरह का विश्व का सबसे बड़ा पार्क होगा। तो चलिए इस प्रस्तावित हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के बारे में जान लेते हैं। दरअसल सरकार ने ये वादा किया था कि 2022 तक भारत 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित कर लेगा और इसी के मद्देनजर गुजरात सरकार ने भुज के निकट, भुज से करीब 70 किलोमीटर दूरी पर 1 लाख हेक्टेयर भूमि की पहचान की है और इसी जमीन पर, इसी स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30,000 मेगावाट की क्षमता वाले हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास करेंगे। इस पार्क में 2 जोन होंगे, यानी ये जो पार्क है ये 2 जोन्स में होगा। पहला 49,600 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाला, जिसमें 24,800 मेगावाट के पवन और ऊर्जा संयंत्र की क्षमता होगी, और दूसरा जिसमें 23,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पवन ऊर्जा पार्क स्थापित किया जाएगा। और जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि ये स्थान इसलिए चुना गया है क्योंकि ये पूरी तरह ऊसर भूमि यानी वेस्टलैंड है और इसी वजह से इस पर संयंत्र इंस्टॉल करने में, यानी जो भी संयंत्र है वो लगाने में आसानी होगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम विंड मिल्स भी इंस्टॉल करते हैं तो वो एक तरह से बाउंड्री का काम करेंगी, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये भारत पाक सीमा के करीब है। और इस पार्क के लिए गुजरात सरकार ने 6 डेवलपर्स को जो है अनुमति दी है। उनमें कौन कौन शामिल है? उनमें अडानी समूह और एनटीपीसी भी शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत में ऊर्जा संसाधन की बात करें तो सबसे पहले तो ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे उत्पादन जिनका इस्तेमाल ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है उन्हें हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। और ये ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पारंपरिक अथवा अनवीकरणीय ऊर्जा यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी संसाधन, ये समाप्त होने योग्य होते हैं, यानी कि अगर एक बार खत्म हो गए तो इन्हें दोबारा से हासिल नहीं किया जा सकता, पैदा नहीं किया जा सकता है। और ये जीवाश्म ईंधन आधारित होते हैं, यानी कि जो ये संसाधन है जीवाश्म ईंधन पर आधारित होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? ये पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस वगैरह, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा दूसरा है नवीकरणीय या गैर पारंपरिक ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसमें क्या है कि ये पुनः प्राप्ति योग्य होते हैं, यानी कि ये खत्म नहीं होते, कभी भी खत्म नहीं होते, और इसी वजह से इन्हें अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। और इनमें कौन कौन से शामिल है? जैसे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा वगैरह, ये सब इस गैर पारंपरिक ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के उदाहरण हैं। चलिए ये अब अगर 2018 की स्थिति के हिसाब से बात करें भारत में जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी, तो भारत के जो 5 शीर्ष रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें है भुज विंड प्रोजेक्ट, ये 300 मेगावाट की जो है इसकी क्षमता है ये। और इसके अलावा कच्छ विंड फार्म है, ये 250 मेगावाट क्षमता देता है। और इसके अलावा है कर्नाटका पीवी सोलर फार्म, इसकी क्षमता 350 मेगावाट है। और ये है मध्य प्रदेश का ACME रीवा SV सोलर प्लांट, इसकी क्षमता है 250 मेगावाट। इसके बाद है तमिलनाडु में SECI सेमकॉप विंड प्रोजेक्ट, इसकी क्षमता भी 250 मेगावाट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व की कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहला तो ये कि ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और पृथ्वी जो है, पृथ्वी के द्वारा इनका प्राकृतिक रूप से पुनर्भरण किया जाता है और इसी वजह से ये कभी खत्म नहीं होते।
इसके अलावा जो ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, ये पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों से सस्ते होते हैं और अधिक वहनीय होते हैं। इसके अलावा ये भविष्य के ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी राष्ट्र के धारणीय विकास को सुनिश्चित करते हैं। धारणीय विकास लक्ष्य यानी SDG 7 स्वच्छ एवं वहनीय ऊर्जा के अनुकूल है। और इसके अलावा भारत जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है और इसी वजह से जो अधिकांश भाग है इसके वो वर्ष भर सौर प्रकाश उपलब्ध कराते हैं और अत्यधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन करने में संभव है। आप इसको नोट करते रहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन की, तो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है भारत की वर्तमान में 136 गीगावाट है, जो कि कुल ऊर्जा क्षमता का 36% है। और इसके अलावा भारत अमेरिका, चीन और रूस के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश है। अब ये तो देखी हमने कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा और पारंपरिक ऊर्जा में के उत्पादन की क्या स्थिति है भारत में। तो अब इससे जुड़ा एक टर्म देख लेते हैं। क्या टर्म है वो? एनर्जी मिक्स। तो एनर्जी मिक्स क्या है? ये बताता है किसी एक क्षेत्र विशेष में ऊर्जा की मांग जो है उसकी पूर्ति के लिए प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों के मिश्रण में क्या क्या शामिल होगा। ये एनर्जी मिक्स इस बात को बताता है और इसमें परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन यानी कि दोनों शामिल होते हैं इसमें, जैसे कि तेल, गैस, कोयला, जैव ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा, यानी कि दोनों ही ऊर्जा संसाधन इसमें शामिल होते हैं। और ये संसाधन जो है किसी क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन या ईंधन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा एनर्जी मिक्स जो क्षेत्र में उसकी मांग के स्वरूप व ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर बदलता रहता है। यानी कि एनर्जी मिक्स जो है उसमें उसकी मांग के स्वरूप व ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर बदलाव होता रहता है। इसके अलावा अगर 2018 में वैश्विक स्तर पर एनर्जी मिक्स की बात करें तो इसमें 85% हिस्सा जो था वो फॉसिल फ्यूल का था, 6.8% जलीय ऊर्जा का था, 4.4% नाभिकीय ऊर्जा का, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा का इसमें मात्र 4% हिस्सा था। आप इसको नोट करते रहिए जो भी मैं बता रही हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वर्तमान में एनर्जी मिक्स में जीवाश्म ईंधनों का जो है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि इसमें जीवाश्म ईंधनों का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा था, यहाँ आपने देखा 85% था, तो इसमें एनर्जी मिक्स में जीवाश्म ईंधनों का जो है वो डोमिनेट करते हैं जीवाश्म ईंधन। तो इससे क्या है, उसके उत्सर्जन का स्तर पता चलता है और जिसका सीधा असर जलवायु पर पड़ता है। अब अगर भारत और चीन के संदर्भ में इसको देखें, एनर्जी मिक्स को भारत और चीन के संदर्भ में बात करें तो दोनों ही देशों की स्थिति इसमें एक सी है और दोनों ही देशों में एनर्जी मिक्स में लगभग 60% हिस्सा कोयले का है। हालांकि दोनों ही देश जो है वो सौर तथा पवन ऊर्जा को विकसित करने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और दोनों ही देशों, भारत द्वारा भी इस मामले में काफ़ी काम किया जा रहा है। अब जिसको हम आगे देखेंगे कि भारत ने इसके लिए क्या क्या पहले शुरू की है, लेकिन इससे रिलेटेड एक टर्म और है, हम थोड़ा सा संक्षेप में उसको जान लेते हैं। वो क्या टर्म है? पावर जनरेशन मिक्स। ये एनर्जी मिक्स से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि खासकर उन संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, यानी ऐसे संसाधन इस्तेमाल किए जाते हैं जो बिजली उत्पादन में ही इस्तेमाल होते हैं, ना कि ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होने वाले ईंधन के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी प्रयास, यानी कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, क्या पहले किए हैं। तो सबसे पहला तो हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी बात करें तो ये 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर पेरिस समझौते में बनाया था और क्योंकि भारत इसके तहत कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पूर्णतः यानी पूरी तरह या आंशिक रूप से जो देश अवस्थित है
उनको एक मंच पर लाने का ये प्रयास करता है, जिससे इन देशों की जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं वो नवीकरणीय संसाधनों के बल पर पूरी की जा सके। और इसके अलावा पेरिस समझौते के दौरान भारत ने एनडीसी लक्ष्य प्रस्तुत किया अपना, और जिसमें उसने कहा कि वो कोशिश करेगा कि 2030 तक जो उसकी स्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता है उसमें 40% हिस्सा जो है वो गैर जीवाश्म ईंधन का हो। भारत ने इसके प्रति प्रतिबद्धता जताई। और जैसा कि 2015 में भारत ने ये लक्ष्य रखा था, 2015 में भारत ने ये लक्ष्य रखा था कि 2022 तक वो 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है वो स्थापित करेगा, और जिसमें सौर ऊर्जा का हिस्सा 100 गीगावाट होगा, पवन ऊर्जा का 60 गीगावाट और बायोमास का 10 गीगावाट, जबकि पन बिजली का 5 गीगावाट हिस्सा होगा। इसके अलावा भारत सतत विकास लक्ष्यों 2015 और 30 के लिए भी प्रतिबद्ध है, और इसके जो SDG 7 है उस यानी धारणीय विकास लक्ष्य जो है उन सभी में वहनीय, सभी के लिए वहनीय, विश्वसनीय और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच की बात की गई है इन सभी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब भारत द्वारा शुरू की गई कुछ पहले देख लेते हैं इसके लिए। तो सबसे पहला तो है PM कुसुम यानी किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये पहल किसानों को सोलर पंप्स और छोटे ग्रिड कनेक्टेड एनर्जी पावर प्लांट्स लगाने के लिए बढ़ावा देती है। दूसरा है ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। ये कार्यक्रम जो है सरकार का 2022 तक सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स के जरिए 40,000 मेगावाट की क्षमता विकसित करने का जो लक्ष्य है इसके तहत रखा गया था। इसके अलावा तीसरी बात करें राष्ट्रीय पवन सौर मिश्रण नीति, तो इसमें पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों के सदुपयोग के लिए बड़े ग्रिड कनेक्टेड विंड सोलर हाइब्रिड सिस्टम को प्रोत्साहन देने की इसमें बात कही गई थी। आगे राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति। इसके बाद आती है हमारी गोबरधन यानी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। ये हुआ गोबर, और इसके बाद ये धन गोबरधन। इस योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये शुरू की गई थी ये योजना, और इसमें किसानों को मवेशियों के मल से बायो एनर्जी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि ये योजना जो है वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शुरू की गई थी, और ये किसानों को उनके जो मवेशी हैं उनके मल से बायो एनर्जी बनाने के लिए एनकरेज करती है। इसके अलावा सरकार का जो सोलर पार्क स्कीम के तहत अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स विकसित करने का भी लक्ष्य है। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन की। ये नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है ये पहल, और इसके तहत 2022 तक 3 चरणों में 20 गीगावाट सौर बिजली बनाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है जवाहरलाल नेहरू स्कीम। इसके बाद अब इसकी बात करते हैं इसके समक्ष चुनौतियों की, कि इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। तो सबसे पहला तो इसके सामने चुनौती है लागत की, यानी क्योंकि भारत अभी भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को पूरी तरह खोज नहीं सका है, तो इसलिए भारत में रिन्यूएबल एनर्जी जो सेक्टर है उसके विकास में लागत सबसे बड़ी बाधा है। और इस क्योंकि सोलर पावर प्लांट्स और पवन चक्कियाँ जो है उन्हें लगाने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, तो और इनके रखरखाव में भी खर्च बहुत ज़्यादा आता है। और इसके अलावा लोगों को सोलर रूफटॉप जैसे जो प्रोग्राम है उसमें शामिल होने के लिए सही प्रयास किए जाने भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा ज़रूरी प्रयास किए नहीं गए हैं, तो ये भी एक चुनौती है। इसके अलावा इन संसाधनों से बनी ऊर्जा के ट्रांसमिशन के लिए भी सही इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। और एक इशू है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का। इसके अंदर क्या है कि अगर डेवलपर्स सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो ऐसे मॉड्यूल्स खरीदें जो भारत में ही बने होंगे। और इसको लेकर अमेरिका ने WTO में भारत के खिलाफ अपील भी की थी। इसके अलावा प्लांट्स लगाने के लिए, क्योंकि ऐसे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होती है, तो ये भी एक समस्या है, ये भी एक चुनौती है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा भूमि चाहिए। और इसके अलावा सौर और पवन ऊर्जा जैसे जो संसाधन हैं ये मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं।
तो ये भी एक चुनौती है क्योंकि ये मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, हमेशा उपलब्ध नहीं होते। अभी प्रश्न देख लेते हैं। आज का प्रश्न नोट कीजिए। पेरिस प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के परिप्रेक्ष्य में संतुलित ऊर्जा मिश्रण का क्या महत्व है? विस्तार करें। प्रश्न आपने नोट कर लिया होगा। अभी हम देखते हैं, क्योंकि हमने चुनौतियां देखी, सारी स्थिति देखी भारत की, तो अब ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है, तो हम इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि सरकार को भूतापीय और तरंगीय ऊर्जा जैसे संसाधनों के इस्तेमाल के लिए नए स्रोतों की भी खोज करनी होगी। इसके अलावा सरकार को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में निजी निवेश को भी एनकरेज करने की जरूरत है। और अगर बात करें ऊर्जा मांग की, तो इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को भी प्रोत्साहित करना होगा। इसके अलावा किसानों वगैरह को छोटे सोलर पावर प्लांट्स जो हैं उनको लगाने के लिए सब्सिडी देकर उनको एनकरेज किया जा सकता है। यानी कि ऐसे अगर वो पावर प्लांट्स लगाना चाहते हैं छोटे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडाइज किया जाए ताकि वो इसके लिए एनकरेज हों। इसके अलावा कच्छ में जिस बड़े पार्क की योजना है, जिसके बारे में हमने अभी बात की, जो प्रस्तावित योजना है जो सोलर पार्क की, वो भारत पाकिस्तान सीमा पर है। मैंने बताया कि वो जो भुज के पास जो ज़मीन की पहचान की गई है, तो भारत सीमा के करीब है। तो ऐसे में भारत को वहाँ सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल फिर मुलाकात होगी किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।